जी सारा ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज हम संविधान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाएंगे जो कि बार बार न्यूज में आता रहा है, इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो कि टॉपिक है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो कि भारत का जो संविधान है उसका 15वां भाग है। आप सभी को ये चीज़ याद कर लेनी है, साथ साथ में सारी की सारी बातें सुनते रहना और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, कहीं स्किप ना हो जाए और आप सभी का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। इसलिए आप सभी को ध्यान देना है कि ये किस अनुच्छेद के अंडर आता है, किस आर्टिकल के अंडर आता है भाई। 324 से 329 भारत का एक चुनाव आयोग होगा, इस चीज़ का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 324 में। इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है 25 जनवरी 1950 को। इसी दिन नेशनल वोटर्स डे। आप सभी को याद रखना है 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट डे है, इसलिए आप सभी को याद होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 324 की। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो भाई बाप के मन में होगा कि संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस चीज़ ने क्या करें, तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर किसी इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी गई है तो उसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या यह ऑटोनोमस बॉडी भी है, तो हाँ भाई 100% यह ऑटोनोमस बॉडी है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर काम नहीं करती, ये अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार पेपर में आ जाता है कि चुनाव आयोग किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो भाई किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, तो ये मल्टीपल मेंबर बॉडी है। आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है। पहले जब यह एस्टेब्लिश हुई थी 1950 के अंदर, उस टाइम पर सिंगल मेंबर बॉडी था जो हमारा इलेक्शन कमीशन है। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। प्रेसिडेंट चाहे तो इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा भी कर सकता है। फिलहाल हमारे इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं और हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 है। अब आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1 है और इलेक्शन कमिश्नर 2 हैं। अपॉइंट कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके टेन्योर के बारे में बात करेंगे, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर होता है, वो होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। ऐसे ही हम इलेक्शन कमिश्नर के टेन्योर के बारे में बात करेंगे, तो 6 साल या 62 वर्ष। ये हमारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आप सभी को एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इन चीज़ों को आप याद नहीं करोगे, अगर इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो आप सभी का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है किसकी 62 साल है और किसकी 65 साल है। मैंने आप सभी को बता दिया था कि जब शुरुआत में बनाया गया तब इट्स अ सिंगल मेंबर बॉडी। तो चुनाव आयोग का हमारे देश में क्या काम है वो भी हमें पढ़ना होगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, पारदर्शिता से चुनाव करवाना, चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना, वोटर लिस्ट को अपडेट रखना और पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना और मान्यता रद्द करना। कौन राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, कौन सी राष्ट्रीय पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, ये सारी चीज़ें नोटिफाई कौन करेगा, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं आप सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो सुकुमार सेन। एट प्रेजेंट अगर हम वर्तमान की बात करें, तो 26वें नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के हैं। आप सभी को याद रखना है। उसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो कि 2 हैं, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 73 और 74 की, जो 1992-93 में करी गई।
इसका मैं आप सभी को खोल कर बता देता हूँ। मैंने आप सभी को पहले वीडियो में भी बताया था कि जो 73rd अमेंडमेंट है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के बारे में बात करी गई है। और जो 74th है उसमें शहरी निकायों के बारे में बात करी गई है, और इनके बारे में 12वीं अनुसूची में लिखा गया है। मैंने आप सभी को ये पिछली वीडियोज में पहले करवा रखा है। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे तो पंचायत चुनाव और शहरी निकायों के चुनाव के लिए अलग से प्रावधान है कि चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाएंगे। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इन इलेक्शंस को कराएगा। इसलिए कई बार पेपर में आ जाता है कि कौन से इलेक्शन कौन करवाता है, इसलिए आप सभी को याद होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से मल्टीपल मेंबर्स बॉडी बना दिया गया। और ये क्यों बनाया गया? ड्यू टू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, जो कि लागू हुआ 1989 में। इसकी वजह से जो हमारी 21 साल से 18 साल एज कर दी गई, इसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया एकदम से। इसलिए जो मल्टीपल मेंबर्स बॉडी है वो बनानी पड़ी। 1990 में वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बना दी गई, लेकिन अक्टूबर 1993 से राष्ट्रपति ने 2 इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त करने शुरू कर दिए। तो कोई फैसला लेना है चुनाव से रिलेटेड तो उसका फैसला कैसे होगा? अगर उसमें मतभेद हो जाते हैं फैसले में तो फैसला कैसे लिया जाएगा? डिसाइडेड बाई मेजोरिटी। जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनमें से जो 2 जिस साइड होंगे वो फैसला मान लिया जाएगा। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर इन दोनों की सैलरी सेम होती है, और ये किसके बराबर होती है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितने पैसे अपनी सैलरी में लेता है? तो आप सभी को याद रखना है 2,50,000। 2,80,000 किसको मिलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख। अब मान लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है या इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है? कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? तो आप सभी को याद रखना है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वही प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के टाइम पर क्या प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी वो आप सभी को देखनी है। दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? 2/3 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन का पास करेंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे 2 होते हैं उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको दोबारा से इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ दिनेश गोस्वामी कमेटी को याद रखना है, क्योंकि 1990 में इन्होंने ही रेकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर की कमेटी होना चाहिए। तो आप सभी को ये कमेटी याद कर लेनी है। इन 5 क्वेश्चंस का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देकर जाना है, जो कि है फाइनेंस कमीशन के बारे में, वित्त आयोग के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? क्या यह एक संवैधानिक निकाय है? क्या यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? आयोग की भाई पूरा का पूरा टॉपिक थारे समझ में आया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सारी की सारी लाइन बाय लाइन आप सभी को पढ़ लेना है और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। आप सब टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। आप सभी को डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। चैनल का नाम है CET वॉरियर्स। वहाँ पर जितनी भी PDF हैं और साथ साथ में PYQ के टेस्ट हैं, जो कि HTML में मैं आप सभी को शेयर करता हूँ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आप कोई भी टेस्ट सेक्शनल तौर पर भी दे सकते हो। उसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आप सभी को। मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी को एग्ज़ाम तक
मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।